नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। आज का विषय जो है वर्तमान में हो रही घटित घटनाओं पे जैसे टॉपिक हम बात करेंगे, जिसमें अमेरिका और जो नया जो फ्रंट खुला हुआ है ग्रीनलैंड को लेकर के, उसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मागा का सपना दिया है अमेरिका को, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके तहत अमेरिका की अब एक उपनिवेशवादी जो मानसिकता है वो सामने निकल के आ रही है। अमेरिका ने धीरे धीरे पूरे ही इस विश्व पटल पर अपने अपने जो मानने वाले हैं, जो इनका इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जैसे अमेरिका जो देख रहा है, उनको चाहता है कि मेरे लोग उन पर आगे बैठे और मैं पूरे एक विश्व पटल पे अपना शासन स्थापित कर सकूं। इसी घटना का जो मेगा मागा का जो उसने नारा दिया हुआ है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके तहत उसने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। पहले तो वो चाह रहा था कि वो किसी तरह से उसको नोबेल पुरस्कार मिल जाए शांति के। पहले उसने शांति की बातें खूब करी कि मैं शांति शांति करा रहा हूँ, हर जगह शांति करा। मैं रशिया में करा दिया शांति, और कंबोडिया और सिंगापुर में, कंबोडिया और थाईलैंड में उसने शांति करा दी। उसके बाद वो मिडिल ईस्ट में शांति करा दी। हालांकि शांति का तो उसने खाली दिखावा किया। उसने क्या किया है कि जहाँ उसकी ज़रूरत थी उस हिसाब से उसने शांति की बातें करी, और जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी उसने क्या नाम है उस चीज़ को टाल दिया। शांति इन द सेंस कहा जाए तो शांति वांति कुछ नहीं कराई उसने, एक खाली दिखावा कर रहा था कि मैं शांति करा करके किस तरह से मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाए। तो एक तो उसकी महत्वाकांक्षा थी नोबेल प्राप्त करने की, जिसके कि आप कह सकते हैं कि जिसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा नहीं और उसको चुना नहीं गया। आखिरकार जो वेनेजुएला की जो वहाँ की विपक्ष पार्टी की जो सांसद थी उसको मिल गया। और अंततः आप तो कहोगे कि अभी कुछ दिन पहले वो नोबेल पुरस्कार उसने डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर दिया। तो इवेंचुअली ये कहा जाए कि वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ आ ही गया है। अब जो हम जिस विषय पर बात कर रहे थे वो विषय ये है कि आप ये देखो धीरे धीरे घटनाक्रम को कि किस तरह से जो वैश्विक पटल पे आप देखो किस तरह से घटनाक्रम हो रहे हैं। श्रीलंका में वहाँ की रजिम थी जो उसको चेंज किया गया। वहाँ पे चाइना का प्रभाव अधिक बढ़ रहा था, तो वहाँ पर चाइना की गवर्नमेंट हटा करके वहाँ पर प्रो अमेरिकन उस तरह से कहा जाए कि उन्होंने उसको चेंज करके एक अपने ही सत्ता वहाँ बिठा दी। फिर पाकिस्तान के अंदर भी घटनाक्रम वही हुआ। पाकिस्तान में भी आप देखिए कि इमरान खान को किस तरह से सत्ता से बेदखल किया गया और उसके बाद जेल डाल दिया गया, जबकि वो वहाँ का अभी की आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर नेता है। उसके बाद उसके साथ में जेल में क्या हो रहा है, क्या हुआ, उसका कुछ पता नहीं है। अमेरिका चाहता तो किसी अच्छी तरह से हस्तक्षेप करके उसको निकलवा सकता था, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं चाहा और ना किया। फिर आप घटनाक्रम देखिए नेपाल का। नेपाल के अंदर में भी किस तरह से सत्ता परिवर्तन कराया गया और विद्या देवी जी उसमें आई। फिर आप उसका देख बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश में शेख हसीना से जब वो आइलैंड मांगा गया तो शेख हसीना मना कर दिया था। और आपको याद होगा उसने ये बोला था कि उससे मिलने कोई गोरा व्यक्ति आया था। अब ये गोरा व्यक्ति कौन था इसकी बात पे उसने कोई नहीं कहा। तो सेंट मार्टिन आइलैंड के चक्कर में बात हो रही थी कि सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश में कि उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। एक तो अमेरिका अगर वहाँ बैठ जाता है तो वो वहाँ से इंडिया पे नज़र रख सकता है, बांग्लादेश तो उसके अंडर में रहेगा। उसके पास जो आसपास जो कंट्रीज हैं उन पे नज़र रखेगा। और दूसरा कि जो मलक्का स्ट्रेट है जहाँ से मोस्टली चीन का व्यापार होता है उस पर उसकी नज़र आ जाएगी और भारत के पड़ोस में आके बैठ जाएगा। तो यहाँ से वो चाह रहा था कि वो सारे क्षेत्रों में अपनी नज़र रखेगा और वहाँ का यहाँ भी दादागिरी करेगा। अब इसका विरोध शेख हसीना ने कर दिया। अब जब शेख हसीना ने इसका विरोध किया तो भाई लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे अंदर जैनजी को भड़का दिया। अब हमारे समझ में नहीं आता है कि
जैन जी को आप कैसे कह सकते हैं कि इतनी समझ है कि वो किसी भी राष्ट्र में एक सहयोगी काम करेंगे? वो तो बच्चे हैं, जो जैसा समझाता है वैसा समझते हैं। वहाँ पे रेडिकलाइजेशन किया गया, शेख हसीना को दिखाया गया कि वो इंडिया की बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और बांग्लादेश के हित में काम कर रहे हैं, जबकि आप देखेंगे जिस सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशंस और जिस सबसे ज़्यादा जो चेंज आया है बांग्लादेश में वो शेख हसीना के समय पर आया था। फिर अमेरिका क्या करता है कि शेख हसीना को इन आंदोलनों की भड़का करके किसी तरह उसके इस पर कब्जा करके फिर वो शेख हसीना को मजबूर होकर भारत भागना पड़ता है और भारत में शरण लेनी पड़ती है। अब वहाँ बैठा दिया उसने अपना पिट्ठू यूनुस। अब यूनुस के साथ मिलकर के वो खेल रचना चाह रहा था। हालांकि अब इसमें भी उसका भी जो है कि जो अपना उसका चाह थी वहाँ पर, उसका जो अपना लाभ था, उस लाभ को तो वो प्राप्त नहीं कर पाया क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट कई अलग अलग देशों में हो गया। तो अभी एक प्रकार से देखा जाए तो बांग्लादेश क्या है, कई सारी जो सीक्रेट सर्विसेज हैं उनकी उनका खेल का अड्डा बन गया है। वहाँ पे मोसाद भी है, CIA भी है, उसके बाद पाकिस्तान की इंटेलिजेंसी भी है, चाइना की इंटेलिजेंसी है, रशिया भी है, क्योंकि भी रशिया के एसेट्स को भी बहुत नुकसान हुआ था जब एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था। तो कई सारा मिक्सअप खिचड़ी पक गया उसके अंदर में। तो अब ये अमेरिका कंट्रोल से हो गया बाहर। अब आप एक चीज़ और गौर करिए, इस समय लड़ाई किस चीज़ की है? पावर की। पावर की लड़ाई में आप ये देखो कि पावर जिसके हाथ में होगी वही क्या नाम है, जो इस धरती पर जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जितने भी यहाँ का जो खनिज है और जो संपदा है उसका दोहन कर पाएगा। तो अमेरिका ने पहले जो नज़र मारी थी, क्योंकि उसके हमेशा से ये अमेरिका मानते चला है कि जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका मीन्स आप जिस तरह देखो तो जो साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, जिसमें ब्राज़ील, चिली, ये सब देश, वेनेजुएला, मैक्सिको, ये सब देश आते हैं, उन पे क्या नाम है इसकी नज़र टेढ़ी करी है। इसने वेनेजुएला को सीधे सीधे धमका दिया था, वहाँ कब्जा कर लिया। अब उसने कहा जो तेल का खेल है वो अमेरिका करेगा। इसके अलावा वहाँ पे ये सुनने में आता है कि बहुत सारा खनिज है, सोने का भंडार है उसके अंदर में, जो भी अभी जो उसको एनरिच नहीं किया गया, जिसको खुदान नहीं की गई है, उतना सोना उसके अंदर भरा पड़ा है। उसकी नज़र अमेरिका पे। और आने वाले समय में पेट्रोल की, जैसे आप मानते हैं जो जितने भी ये फॉसिल जो जितने भी मेटल्स हैं और फॉसिल पदार्थ हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब आता है, नेचुरल गैस है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब समय आ रहा है आगे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इनका आ रहा है, इनमें जो मेटल, ये जो मेटल्स यूज़ होंगे, अर्थ मेटल्स यूज़ होंगे, वो इस समय क्या है ग्रीनलैंड में है, ज़्यादा है। तो अमेरिका की नज़र पड़ गई ग्रीनलैंड पे। ये आज से नहीं कह रहा, पहले से कहता रहा है। हालांकि ग्रीनलैंड का ऐसी पोजीशन में आप देखिए नक्शे में, ग्रीनलैंड के ऐसी पोजीशन में कि वहाँ से इधर रशिया भी है, यूरोप तो वहाँ बैठा ही है। तो यूरोप की वजह से क्या है कि अमेरिका ये कह रहा है कि अगर मैं नहीं आया तो वहाँ पर चाइना और रशिया आ जाएगा। अब भाई किसी का देश है, लोगों की वहाँ पे स्वायत्ता दे रखी है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में है, तो आपको इसकी क्या प्रॉब्लम होती है कि आप दूसरे में क्यों? प्रॉब्लम उससे नहीं कि अमेरिका रशिया आ जाएगा, प्रॉब्लम यह है कि उसको चाहिए दबदबा खनिज का, तो इसलिए वो कब्जा करने की सोच रहा है। अब इसमें क्या है कि जब कब्जा करने की बात आ रही है तो अब यूरोप भी संगठित हो रहा है। अब हालांकि यूरोप संगठित होकर भी क्या कर लेगा ये पता नहीं है, ये एक सोचने ये विषय है। यूरोप संगठित हो रहा है, फ्रांस ने कह दिया कि हम अपने जितने भी हथियार हैं, फाइटर जेट हैं, जितने भी विरोध करना होगा उस तरह से विरोध करेंगे, और उन्होंने अपनी सेनाएं उतारनी शुरू कर दी हैं वहाँ पे। अब अमेरिका के खिलाफ अब ये देखो एक केस और हो रहा है, जिसपे कनाडा ने क्या रशिया के साथ चाइना से टाइप कर लिया, अब वो चाइना के उसमें आके बैठ रहे हैं। तो अगर एक इस तरह देखा जाए, एक ही पावर कंजम्पशन की, पावर होल्ड करने की एक लड़ाई हो रही है, जिसमें अमेरिका के आगे कोई लग नहीं पा रहा है, उसको टक्कर देने नहीं पा रहा है।
लेकिन अब क्या है, सब गोलबंदी शुरू हो गई है। लोगों ने अपने अपने हित देखते हुए अपने अपने एक मजबूत संगठन बनाने शुरू कर दिए। भारत एक तरफ शांत बैठा हुआ है, तो जबकि अमेरिका लगातार भारत को भी धमकी देते आ रहा है कि अगर रशिया से दिल बना के 50% टैरिफ लगा देंगे, रशिया से जिन लोगों ने व्यापार किया हम उस पर टैरिफ लगा देंगे। ये चौधराहट है और क्या है। मतलब किसी को अपने हित और अपने अधिकार देखने का कोई मतलब नहीं है अगर अमेरिका है तो। मतलब जो चीज़ आपको 2 रुपये मिल रही है वही अमेरिका से 5 रुपये में खरीदी है। आजकल सारी टेक्नोलॉजी हर कंपनीज के पास में है। आप यहाँ के देख लीजिए, अमेरिका की जितनी भी कंपनीज हैं उसके प्रोडक्ट सारे महंगे होते हैं, क्योंकि वो जिस राष्ट्र में सामान बिकते हैं उस राष्ट्र की संपत्ति, उस राष्ट्र के लोगों का दोहन करता है, अपनी शर्तों पे व्यवहार करता है, अपनी 1 रुपये की चीज़ को 100 रुपये बेचता है। और जनता को ये चयन करना चाहिए, वो देश के लिए सोचना चाहिए कि विदेशी कंपनी पर चुनने के लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए। अब आईफोन का देख लीजिए केस। आईफोन, एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसका बीच में एक बार अगर आपको याद हो तो चाइना के जो कंपनी जिससे पहले ये बनवाती थी उन्होंने, और उसमें आया था कि एप्पल की कॉस्ट कुछ शायद $100 या कितना $10 ऐसे कुछ बताई थी, एग्जैक्टली मुझे भी रिमेम्बर नहीं है, लेकिन वही जा कर के ये $1000 में सब बिकता है। तो किस तरह से दोनों, और वैसे ही अभी देख लीजिए, अभी क्यों उस पर टैरिफ लगा रही है अमेरिका। अमेरिका का टैरिफ लगाने का कारण ये है कि वो चाहता है कि जो अमेरिका के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया की मार्केट में आ जाए। भाई क्यों खाया जाए आपके यहाँ की जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, इंडिया वाले क्यों खाएं? भाई अपने यहाँ रखिए, इतना अच्छा है तो आप तो वहाँ से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट देंगे और यहाँ से आप जो प्राइवेट नेचुरल प्रोडक्ट हैं वो मंगाएंगे। मतलब आपकी जनता ने, जो यहाँ के लोग खाना चाहिए जो खा रहे हैं वो आपकी जनता खाए, और आपके जो यहाँ का कूड़ा है वो आपके यहाँ की जनता खाए, वो भी महंगे दामों में। जब मोदी जी इसका विरोध कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ की राजनीति ऐसी है कि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी खो दी, या मोदी ने लेट बात करी कि हम डील कर तैयार है तो अपॉर्चुनिटी खो दी। किस बात की अपॉर्चुनिटी भाई? हमें क्या एज ए नेशन, हमें क्या अधिकार नहीं है कि हम अपने लाभ हानि के बारे में सोचें? हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में सोचें? तो मोदी जी ने सोच लिया तो क्या गलत किया? अंततः ये राष्ट्र की बात है और राष्ट्र के लोगों के ही हित की बात है, यहाँ के किसानों के हित की बात है। जब अमेरिका के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे, बिकेंगे, तो हमारे यहाँ के जो किसान, जो डेयरी उत्पाद जुड़े हुए हैं, उनका कितना नुकसान होगा? कहीं ना कहीं तो खपाना होगा ना उसको। धीरे धीरे ये आदत डालेंगे, फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे, फिर आप डिब्बा बंद प्रोडक्ट खाते रहिए जैसे अमेरिका में होता है। यहाँ तो आप स्ट्रीट फूड भी खा लेते हो, बढ़िया तरीके से सब कुछ कर लेते हो, फिर आप पैकेट उनके खाते रहिए, एक प्रकार से उनके यहाँ पे भी गुलाम बन जाइएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा आज का विषय, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, इस विषय पर यह है कि यही केवल ये पावर और सत्ता प्राप्त करने के लिए है, कैसे इस पूरे विश्व पे एकाधिकार हो जाए और हम अपने हिसाब से इस विश्व समुदाय को चलाएं। ठीक वही है कि जिसने हमारी बात मानी, ठीक है, हमारे पास है, हम उसको सपोर्ट करें। जैसे हमारे कंगू पाकिस्तान, तो अंकल सैम ने तो एक ही नारा लगा रखा है कि टैरिफ लगाओ, हम इसको कब्जा कर लेंगे, हम उसको कब्जा कर लेंगे। तो छोटे छोटे ये तो समझ लीजिए खा जाएगा देश, मैक्सिको खा जाएगा, ये देखिएगा। ग्रीनलैंड के पीछे पड़ गया है। इसमें आप अगर सब अगेंस्ट आते हैं, जुट जाते हैं, तो देखिए आगे क्या होता है। इसके विषय में देख के बात करनी पड़ेगी, नज़र रखनी पड़ेगी आगे होता क्या, क्योंकि अमेरिका जिद्दी है, डोनाल्ड ट्रंप जिद्दी है, वो श्रूड आप कह सकते हैं कि बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस के अलावा, डील के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी में वो अपने अमेरिका में अपने आगे लोगों को, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। मिड टर्म इलेक्शन भी होने वाले हैं, उसमें कैसे क्या होता है उसमें भी ये, उसको भी लेकर के ये तैयारी कर रहा है कि कहीं वहाँ पे हार गया तो दिक्कत हो जाएगी।
तो इसलिए वो अमेरिका के लोगों को दिखाना चाह रहा है कि मैं अमेरिका के हित में अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ और मैं मागा पे काम कर रहा हूँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये सारे जो घटनाक्रम हैं, ये वैश्विक परिवेश में कुछ अच्छी घटनाएं नहीं, चिंताजनक घटनाएं हैं। अभी आप ये देखो, उसका अंकल सैम का सिर्फ प्रायोरिटी क्या थी? प्रायोरिटी उनकी है पहले ग्रीनलैंड की, दूसरी प्रायोरिटी में उन्होंने ईरान को रख रखा है। हालांकि ईरान पे जिस तरह से उसने धमकी दी थी, उस तरह से वो एक्ट नहीं कर पाया अभी तक। पहले ये दो मैटर सॉल्व करेगा, उसके बाद फिर वो आगे वाले चक्कर में क्यों धीरे नंबर लगा रहा है, इंडिया को भी लगातार धमकी दे रहा है। फिर देखिए कहाँ तक होता है, किस किस का गोल बन रहा है, किसी की गोलबंदी हो रही है, कौन कौन अपने 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 ग्रुप बना रहे हैं। एक आपने अभी और सुना होगा कि एक ग्रुप और बन रहा है जिसे नाटो ग्रुप बोलते हैं, इस्लामिक नाटो ग्रुप। उसमें 3 देश हैं, एक तो कंगरू पाकिस्तान, अल्लाह के नाम पे दे दे, दूसरा है सऊदी अरब जिसके पास पैसा ही पैसा है, और तीसरा का है टर्की जो कि आपके टेक्नोलॉजी में बढ़िया है। तो मकसद इनका यह है कि टर्की टेक्नोलॉजी से जो हथियार बनाएगा वो सऊदी अरब खरीदेगा, और मरने के लिए कौन है? पाकिस्तानी। तो यहाँ के जो लीडर हैं और यहाँ के जो जनरल हैं, ये सब पैसा खाएंगे, और जो पाकिस्तान के नीचे जो सैनिक हैं और नीचे दर्जे के अफसर हैं, वो जाके अपनी जान गंवाएंगे इनके लिए। तो ये इस तरह का एक नेटो संगठन बन रहा है। आखिरकार इनका जो कीमत आपको मालूम ही है कि इसराइल में जो अगर शांति सेना भेजते हैं तो इनके एक सैनिक कीमत है, इन्होंने $1000 मांगे थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी औकात $100 की है, इससे ऊपर नहीं, भेजना तो भेजो, नहीं तो निकल जाओ। तो ये स्थिति है। मैं सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा बैठ करके ये सब डिस्कस कर लेता हूँ, और आजकल जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनमें ये सब चीज़ें चल रही हैं। फिर कुछ नए अपडेट होते हैं, नज़र रखते हैं, फिर बात करते हैं आपस में बैठ करके। तब तक अपने विचार साझा करिए। मैं विचार कैसे रख पा रहा हूँ, थोड़ा सा अपने विचार दीजिए, तो आप लोग सहयोग से हो सकता है कि आगे अच्छा काम करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।